हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 12 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी एडवर्टाइज फॉर लेटरल एंट्री इनटू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगी अंडर जीएस3। देखो गाइस, अभी क्या कर रहा है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो एग्जाम है वो यूपीएससी ही कंडक्ट कराती है। तो यूपीएससी ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है जिसमें वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लेटरल एंट्री को क्या करेगी, अपॉइंट करेगी। अब हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं लेटरल एंट्री का मतलब है क्या। लेटरल एंट्री में क्या होगा कि यूपीएससी क्या करेगी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पे जो अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री अगर कुछ गवर्न करना है तो वहां पे हम कुछ एक्सपर्ट्स को क्या करेंगे, डायरेक्टली हायर करेंगे मिडिल लेवल पे या सीनियर लेवल्स पे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की rather than only appointing regular recruits through promotion। मेरी बात आपको समझ में आ गई। इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, डायरेक्टली जो एक्सपर्ट्स होंगे उन्हें या सीनियर लेवल पे हम अपॉइंट कर देंगे, मीडियम लेवल पे अपॉइंट कर देंगे, रादर देन कि उन्हें हम पहले अपॉइंट करेंगे और बिल्कुल एज अ फ्रेशर चूज करेंगे, नो, ठीक है, या फिर हम उनको प्रमोट करें, नो। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उन्हें अपॉइंट करेंगे मिडिल लेवल पे या फिर सीनियर लेवल पे, ठीक है। तो यूपीएससी ने अभी कुछ एडवर्टाइजमेंट इशू करी है जिसमें वो 30% को रिक्रूट करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। किस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के कहा किस लेवल पे, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल के लिए ये करेगा रिक्रूट, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई लेटरल एंट्री की क्या एडवांटेजेस होगी। देखो, सबसे पहले क्या आएगा कि पॉलिसी मेकिंग में हम फ्रेश टैलेंट को लेके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ लोगों के पास जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं या जिनको जो उसी स्पेसिफिकली डोमेन में एक्सपर्टाइज है उनको हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, स्पेशलाइजेशन की नीड है कि, और ये पहले भी हाईलाइट किया गया किसके द्वारा, बाय फर्स्ट एआरसी, सुंदरनाथ कमेटी, ओटा कमेटी और सेकंड एआरसी। मेरी बात आपको समझ में आ गई। अभी यूपीएससी को कहा चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे चाहिए, ठीक है। तो यूपीएससी ने इससे 30 लोगों को एडवर्टाइजमेंट करी और इसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे। अब हम एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा कि एक तो वो डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं जिस वजह से वो उन पॉलिसीज को ज्यादा अच्छे से बना सकता है rather than एनी अदर पर्सन, ठीक है। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि ऐसा स्पेशलाइजेशन की जरूरत को पहले भी हाईलाइट किया गया डिफरेंट बाय डिफरेंट कमिटी। इसके अलावा ऑफकोर्स एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि हम ब्यूरोक्रेसी में कहीं ना कहीं कंपटीशन लेके आएंगे। अब आपको पता है जो यूपीएससी का एग्जाम है कोई भी दे सकता है, चाहे वो बीए वाला दे, चाहे बीकॉम वाला दे, चाहे वो बीटेक वाला दे, ठीक है। उसमें उसको कोई स्पेशलिटी नहीं चाहिए क्योंकि उसका जो स्पेशलिटी चाहिए वो यूपीएससी के अंडर का जो सिलेबस है उसकी स्पेशलिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम करना है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या कोविड की जो मेडिसिन बनाने के लिए उसमें आपको जो स्पेशलिटी थी बायोटेक्नोलॉजी की वही चाहिए ना, तो उसी तरह क्या है, अगर जो काम उसी बंदे का है तो वो क्या करेगा, ऑफकोर्स वहां पे जो एफिशिएंसी होगी उस काम की इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो गवर्नेंस में जो अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है उसको एड्रेस कर सकते हैं, कुछ न्यू इश्यूज को अमर्ज कर सकते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन या डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को हम सोच सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो ऑफिसर्स की कहीं ना कहीं वैकेंसीज गैप पड़ जाते हैं उनको हम पूरी कर सकते हैं, अपने टैलेंट पूल को वाइडन कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट। अभी क्या लेटरल एंट्री के साथ लेकिन इश्यूज क्या है, देखो ये हमने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए कि क्या बेनिफिट्स हैं, लेकिन इश्यूज क्या है। सबसे पहले क्या है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्या वो अकाउंटेबल है, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमेशा प्रॉफिट सोचता है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, जबकि जो गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है वो वेलफेयर होता है, ठीक है। वेयर एज द मोटिव ऑफ गवर्नमेंट इज पब्लिक सर्विस। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर में ये हो सकता है कि उनको क्या एक्सपीरियंस इतना ना हो, दे कैन बी अ लैक ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं, मतलब कि वो प्रेशराइज भी हो सकते हैं ना, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसको प्रेशराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। इसके अलावा एग्जिस्टिंग जो ऑफिशियल, अब जो गवर्नमेंट या जो यूपीएससी में जो एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स है वो कहीं ना कहीं उनको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है, या वो उनको डिमोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी चाहिए टू मेंटेन लेजिटिमेसी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है अप्रेंटिसशिप एक्ट टू बी अमेंडेड टू पोस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, ठीक है। अभी गाइस ये जो न्यूज है हमारी इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, तो गाइस आप सबको पता होना चाहिए अप्रेंटिस क्या होता है। अप्रेंटिस लाइक जो डिफरेंट फर्म्स होते हैं, जैसे एक तो होती है आपकी इंटर्नशिप होती है, उसी तरह अप्रेंटिसशिप भी होती है, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ेंगे सबसे क्या होता है अप्रेंटिसशिप। तो अभी क्या किया, जो अप्रेंटिस का एक्ट 1961 था उसमें
आपको बताया गया है कि किस तरह से अब जो अप्रेंटिसेस के अंदर जो ट्रेनिंग, हम देखो अप्रेंटिसेस के अंदर भी क्या करते हैं, जैसे इंटर्नशिप होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे या फिर जो भी यूथ होता है उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्किल्स उनके अंदर डेवलप कर सके, ठीक है, उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 प्रोवाइड क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस, ठीक है, जो भी वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से रेगुलेशन करता है, उन सबके साथ डील करना है, ठीक है। अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक ट्रेनिंग का कोर्स होता है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जो कंसिस्ट करता है बेसिक ट्रेनिंग या ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये आप सबको पता होगा, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मेनली 6 मंथ टू 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्क बेस्ड लर्निंग भी होती है, इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट, साथ में साथ आपको वेज भी दिया जाता है, मतलब ठीक है, पर मंथ आपको 8 से 10 हजार या जितने भी होंगे एज डिसाइडेड बाय दैट कंपनी वो आपको प्रोवाइड किया जाता है अलोंग विद वेज अर्निंग एज अ स्टाइपेंड, ठीक है, एज अ स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाता है। अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट में क्या है, जो फर्म्स 30 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं वो क्या करती है, मिनिमम उनको ट्रेन करना होता है 2.5% ऑफ अप्रेंटिसेस ईच ईयर। मेरी बात आपको समझ में आ गई, अगर किसी कंपनी में 30 से ज्यादा लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं, तो उन्हें हर साल इसमें से 2.5% मतलब कि नियर अबाउट कितने हो गए, 2.5 लोगों को उन्हें एक साल में ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और मैक्सिमम वो 15% क्या कर सकते हैं, अपने टोटल एम्प्लॉइज को स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर एस्टिमेट ये शो कर रहा है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी ही क्यों ना हो, वो अप्रेंटिसेस मतलब 2.5 से 3% ही अप्रेंटिसेस को क्या करती है, ट्रेन करती है। कभी 15% तो आज तक नहीं करी, मतलब कि 3% से ज्यादा भी नहीं कभी किसी को ट्रेन किया जाता, ठीक है। मतलब कि ये जो नंबर है ये हमेशा 2.5 to 3% ही लाइक किया है। इवन कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है वो भी इससे ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। इसके अलावा इसलिए बोला है कि एक अमेंडमेंट की जरूरत है, क्यों, ताकि जो वर्क प्लेस में जो नेचर है उसकी नेचर को चेंज किया जाए, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जाए ताकि हम क्या कर सके, लर्निंग प्रोवाइड करा सकें या फिर हम सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप सबको पता होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, इस एक्ट के अंडर ताकि हम क्या कर सके, कुछ ईच एस्टेब्लिशमेंट या जो इंडस्ट्रीज अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती है उनको हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके ताकि वो और ज्यादा बच्चों को क्या कर सके, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इसके अलावा अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अमेंड करने की क्यों जरूरत है, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए गए हैं जो इस एक्ट के अंडर क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अप्रेंटिसशिप एग्रीगेशन उसको थर्ड पार्टी के साथ आउटसोर्स करना है। हमें क्या करना है, एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन है उनको एक्सपेंड करना है और इनमें हमें कुछ न्यू सेक्टर्स को भी इंक्लूड करना है ताकि वो भी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिग को प्रोवाइड कर सके, जैसे ट्रेड, कमर। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ और अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए ओपन करनी चाहिए व्हाइल परस्यूइंग एजुकेशन। देखो गाइस, ये जो मेनली जो अप्रेंटिसशिप होती है ये आफ्टर एजुकेशन होता है। जैसे आपकी जो इंटर्नशिप होती है वो आपकी लाइक अगर आप बीटेक में हो तो आपकी आफ्टर सेकेंड ईयर हो रही है, आफ्टर थर्ड ईयर हो रही है, तो आपकी व्हाइल द एजुकेशन होती है। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप होती है ये हमेशा एक डिग्री के बाद ही होती है। तो इसमें ये है कि हमें क्या करना है, व्हाइल परस्यूइंग एजुकेशन, तब हमें अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर एरिया ऑफ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कैन नॉट बी फेंस्ड ड्यू टू द रिवर एंड डिफिकल्ट टेरेन इन द रीजन, ठीक है गाइस। ये जो हमारी न्यूज है, देखो ये गाइस हमारी जो न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं हमारा सिक्योरिटी का चक्कर हो रहा है, ठीक है। फेंस का मतलब क्या, जो हमारा बॉर्डर है उसमें हम तारे वगैरह लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ बता रहे हैं कि जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो 60 किलोमीटर का एरिया उस पर हम तारे नहीं लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि या तो वहाँ पे रिवर्स पड़े या फिर जो काफी जो डिफिकल्ट टेरेन या तो हिली एरियाज पड़ रहा है कि जिस वजह से वहाँ पे नहीं लग पाएंगे, ठीक है। तो इंडिया जो बांग्लादेश के साथ अगर हम देखा जाए तो हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सबसे ज्यादा शेयर करता है। आप सबको पता है जितनी कंट्रीज हमारी इंडिया के साथ बॉर्डर टच करती हैं तो सबसे ज्यादा जो एरिया टच करता है वो बांग्लादेश करता है और नियर अबाउट 4095 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है, जिसमें से जो नियर अबाउट 1116 जो किलोमीटर का एरिया वो रिवरिन बॉर्डर में पड़ता है। इसमें तक जो इंडियन स्टेट, जो हमारी इंडिया की जो स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती है वो कौन कौन सी है। वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि जो मिजोरम है वो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा वो स्टेट है जो बांग्लादेश को 3 तरफ से क्या कर रहा है, घेरे हुए है। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये जो बॉर्डर है हमारा मतलब कि बहुत इजी रूट है कि यहाँ से किसी भी चीज का इलीगल स्मगलिंग हो सकती है, ट्रैफिकिंग हो सकती है, आर्म्स, हथियार वगैरह, ड्रग्स की या फिर लोगों की भी, या फिर मतलब कि जो लाइक कैटल वगैरह इन सब की जो भेड़ बकरियां या जो बोवेन एनिमल्स है उन सबकी ट्रैफिकिंग इजीली हो सकती है, ठीक है। इंडिया में रिपोर्ट किया कि मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन होता है या इलीगल जो भी एक्टिविटीज होती है वो मेनली बांग्लादेश बॉर्डर से होती है, ठीक है। अगर कैटल स्मगलिंग देखी जाए, मतलब कि जो गाय भैंस इन सब की स्मगलिंग देखी जाए इंडो बांग्लादेश में, वो नियरली अगर 1 साल की देखे तो $1 बिलियन है। देख रहे हो कितना ज्यादा है। अब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या चैलेंजेस है जो फेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्या है,
जो पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है बॉर्डर एरियाज में, मतलब कि इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है जहाँ पे वो लोग रहते हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। जो इंडिया बॉर्डर्स है वो किसके द्वारा गार्ड किया जाता है, मिलिट्री या पुलिस फोर्सेस के द्वारा, और जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं, सेंटर और स्टेट की अलग अलग। ठीक है, आपको पता ही होगा जो पुलिस फोर्सेज आती हैं ये हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जबकि जो मिलिट्री फोर्सेज आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जिस वजह से सेंट्रल और स्टेट रिलेशन आपस में अच्छे नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लाइक ऑब्जर्वेशन टावर्स, बंकर, बॉर्डर फ्लड लाइट्स, इन सब की कमी है कहीं ना कहीं। इसके अलावा आपको पता है इंडिया में जैसे एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत रहते हैं, या सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये जो बॉर्डर स्टेट में जो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कितना ज्यादा प्रिवेलेंस है। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है बॉर्डर सिक्योरिटी में जो भी चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके, और हम सीमलेसली इंटीग्रेट कर सके ह्यूमन रिसोर्सेज को, वेपन्स को, और इजीली हम क्या कर सके, हाई टेक्नोलॉजी सर्विलेंस इक्विपमेंट को डेवलप कर सके। मतलब कि जो मॉनिटरिंग है, जो भी हम देखा कि बॉर्डर पे क्या सब चल रहा है, उनको हम क्या कर सके, डेवलप करें। इन सिस्टम में क्या क्या कंप्राइज है, क्योंकि इनको हम ज्यादा दिमाग में नहीं लेके आ जाना है। माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, मतलब कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू, कैमरास वगैरह, इंट्रूजन डिटेक्शन डिवाइस जैसे बोल्ट क्विट, मतलब कि जो अगर कुछ ऐसा इंट्रूजन हो रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो उसको डिटेक्ट कर ले। ठीक है, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड, क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्निक, तो इस तरह की कुछ टेक्निक है ताकि हम क्या कर सके, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को कैरी आउट कर सके। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन बजट 2021 to 2022 फाइनेंशियल मिनिस्टर एंडोर्स्ड नेशनल रेल प्लान 2030। ठीक है, अब ये जो हमारी न्यूज इकोनॉमी में कवर होगी, और हम रेल प्लान की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगा। जरा हम देख लेते हैं, दिसंबर लास्ट ईयर में इंडियन रेलवे ने इशू किया था नेशनल रेल प्लान। जो नेशनल रेल प्लान होगा क्या, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा कि फ्यूचर में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग होंगी रेलवे से रिलेटेड, क्या बिजनेस या जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, इन सब को लेके रेलवे के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है नेशनल रेल प्लान का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो 2030 में जो डिमांड होने वाली है उसकी कैपेसिटी को हम क्रिएट करेंगे, ताकि हम अपनी जो डिमांड है उसको, मतलब कि सिंपल बात यह है कि जो हमारी 2050 तक डिमांड होने वाली है, हम कोशिश करेंगे उसको डिमांड को हम 2030 तक पूरी कर दें। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, हमारा जो रेलवे में जो शेयर है उसे इंक्रीज करना है। जो अभी 27% है उसको हमें 45% करना है इन फ्लीट मतलब कि जो मालगाड़ियां जो हमारी अभी कम चलती हैं उसे मालगाड़ियों का जो शेयर है उसको बढ़ाना है। अभी 27% तो हमें 45% करना है 2030 तक। और ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल कमिटमेंट टू रिड्यूस, ताकि हम कार्बन एमिशन को रिड्यूस कर सके। इसके अलावा हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको पता है जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वैसे तो सस्ता माना जाता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो रेल ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सके नियर अबाउट 30%, और इसके जो बेनिफिट्स है वो हम डायरेक्टली पास कर सके कस्टमर को। इसके अलावा जो आपको पता है कि जो मतलब कि मालगाड़ियां रेल के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो हम चाहते हैं कि जो फ्रीट जब भी हम डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बना रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है थ्रू ट्रेन उसको हम रिड्यूस कर सके। और वो हम कैसे कर सकते हैं, ट्रेन की स्पीड को बढ़ा के, जो भी प्रेजेंट 22 किलोमीटर पर आवर उसको हमें बढ़ा के कितना करना है, 50 किलोमीटर पर आवर करना है। इसके अलावा हमारा जो एम क्या है 2030 तक हमें रेलवे सेक्टर को हमें क्या करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बनाना है। ठीक है, अभी क्या है, इसके बाद जो नेशनल रेल पॉलिसी का ही पार्ट है, प्लान का ही पार्ट है, जिसके अंदर विजन 2024 को लॉन्च किया गया था ताकि हम क्या कर सके, कुछ सर्टेन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं 2024 तक उसे हम इंप्लीमेंट कर सके। जैसे 100% हमें रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करना है। ठीक है, इसके अलावा मल्टी ट्रैकिंग करना है कंजेस्टेड रूट, मतलब कि वो रूट जो बहुत ज्यादा हमेशा ट्रैफिक रहते हैं उनको हमें मल्टी ट्रैक करना है। लाइक अगर उसमें एक ट्रैक बिछा हो तो उसमें 2 करना है, 2 बिछे हो तो 4 करना है। इस तरह से हमें क्या करना है, जो रूट ज्यादा चलते हैं जहां पे ज्यादा ट्रैफिक लगता है तो वहां पे हमें उनमें ज्यादा ट्रैक्स हमें बिछाने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल रेल प्लान है उसमें ये बताया था कि हमें कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इनिशियली हमें ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अप टू 2030। इसके अलावा 2030 के बाद कहीं ना कहीं देखा जाएगा, ऑफकोर्स एक बार तो आपको खर्चा करने वाला पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, आपको रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट होगा जो कि सरप्लस में होगा, जो इजीली आपको क्या कर सकते हैं, विच वुड बी एडिक्वेट टू फाइनेंस फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी जो रेल प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है वो वुड नॉट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि एक्सचेकर मतलब कि जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग होगी वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा क्या अनाउंसमेंट्स है रेलवे से रिलेटेड जो यूनियन बजट में अनाउंस की गई। सबसे पहले क्या, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को जून 2022 से स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें कुछ पार्ट्स होंगे जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर को वो ट्रिपल पी मोड में, दैट इज द
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है। इसके अलावा हम ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर को सेटअप करेंगे जो खड़गपुर से विजयवाड़ा जाएगा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को सेटअप करेंगे जो भूसवाला से खड़गपुर तक जाएगा, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो कि इटारसी टू विजयवाड़ा तक जाएगा। इसके अलावा जो भी ब्रॉड गोज रूट्स हैं उनको इलेक्ट्रीफाइड किए जाएंगे, कब तक? दिसंबर 2023 तक। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सेफ्टी और पैसेंजर सेफ्टी के लिए हम कुछ मेजर्स लेंगे फॉर आवर पैसेंजर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज में पढ़ते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्वेस्ट $100 मिलियन इन फंड ऑफ फंड्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मेरी अब आपको न्यूज देख के समझ में आ रहा होगा ये कहाँ कवर होगी, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने कुछ कितने $100 मिलियन को इन्वेस्ट किया, किसमें? नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मार्क की गई है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली इक्विटी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, ठीक है। किसकी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली इन्वेस्टमेंट है इंडिया। सबसे पहले हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। जो कहते हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है, जो आपको पता है ब्रिक्स की 5 कंट्री है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक्स का जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। ये इसका जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ये क्या करता है, जो ब्रिक्स कंट्री जो हमारी 5 कंट्रीज है या फिर इसके अलावा जो अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनको क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो अभी क्या किया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसने क्या किया, इंडिया का जो NIIF है इसमें $100 मिलियन इन्वेस्ट किया, और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की पहली इन्वेस्टमेंट है इंडिया की कंपनी में, ठीक है। तो इस इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं ऑफकोर्स इंडिया की जो प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको सपोर्ट मिलेगा, जहां इंडियन कंपनीज कहीं ना कहीं जो उसको अभी लाइक इंडिया की जो डिफरेंट कंपनीज है उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, जो इंडिया की कंपनीज है उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा एंड दे आर सीकिंग मच नीडेड इक्विटी टू अचीव देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये आपको भी पता होना चाहिए, ये कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आके इन्वेस्ट कर सकता है, इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। NIIF इंडिया का फर्स्ट सोवरेन वेल्थ फंड है। ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनल और इंडियन इन्वेस्टर, मतलब कि यहाँ पे कोई भी अगर फॉरेन में बंदा रह रहा है वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और आप इंडियन हो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो NIIF लिमिटेड है वो नियर अबाउट $4.4 बिलियन की डॉलर को इक्विटी कैपिटल कमिटमेंट्स को मैनेज कर चुका है, ठीक है। इसमें कुछ मास्टर फंड है जो प्राइमरी इन्वेस्ट किया जाता है इन किस किस एसेट्स में, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जैसे ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी में। इसके अलावा फंड ऑफ फंड, देखो गाइस जो एनडीबी ने क्या किया है, देखो इसमें डिफरेंट फंड्स होते हैं, NIIF के अंदर भी डिफरेंट फंड्स है, एक मास्टर फंड है, एक फंड ऑफ फंड्स है, एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड है, ठीक है। जो एनडीबी ने जो इन्वेस्ट किया वो फंड ऑफ फंड्स में किया, ठीक है। मास्टर फंड मेनली किस में इन्वेस्ट करता है, अगर वो मास्टर फंड में इन्वेस्ट करता है तो इसका मतलब वो मेनली ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेनली कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के लिए होता है। जबकि जो फंड ऑफ फंड होता है इसमें अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे एनडीबी ने इन्वेस्ट किया, तो इसका मतलब उसका क्या ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया के जो प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स है उनको ग्रो करना, ठीक है, एंड इंडियन फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को जो ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड क्या है, एक प्राइवेट इक्विटी फंड है जिसका एम ये है कि हमें क्या करना है, कुछ जो स्केलेबल बिजनेसेस है उनको बिल्ड करना अक्रॉस अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉन्ग बट कैपिटल शॉर्ट सेक्टर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। US sanctions current and former military officers of the म्यांमार, ठीक है। जो म्यांमार के मिलिट्री ऑफिसर्स है, कुछ पहले और कुछ जो अभी के हैं, उनको कुछ सैंक्शन लगाया। यूएस ने क्या किया, नियरली जो 10 करंट और एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हैं और 3 एंटिटीज हैं जो म्यांमार कूप में, उनको सैंक्शन किया। 1 फरवरी को म्यांमार की मिलिट्री ने क्या किया था, सीज कर लिया था फुल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट और डिक्लेयर कर दिया। अभी आपको पता है कि म्यांमार में मतलब ना कहीं एक तरह से देखा था वहां पे जो डेमोक्रेसी थी वो बिल्कुल हार गई थी, तो इसी वजह से यूएस ने सैंक्शन लगाया है। कहाँ पे, 10 जो अभी करंट मिलिट्री ऑफिसर्स हैं म्यांमार के और जो 3 पुराने रह चुके हैं, सॉरी एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स पे लगाया है। क्योंकि 1 फरवरी को क्या हुआ था, म्यांमार की जो मिलिट्री थी उसने क्या किया था, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था उसी को सीज कर लिया था। ये आपको पता होगा बीच में म्यांमार में हुआ था, ठीक है। और ये बोल दिया था कि 1 साल के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग गई है और कंट्री के जो न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट है उनकी कोई भी मीटिंग नहीं होगी, ठीक है।
मिलिट्री ने ये भी डिक्लेयर कर दिया था कि नवंबर 2020 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो क्या है, नील कर दिया था। मतलब कि एक तो अभी आपके न्यू इलेक्शन हुए हैं, लेकिन मिलिट्री, क्योंकि अभी क्या हुआ वहां पे मिलिट्री मतलब म्यांमार में क्या हुआ कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हार गई और मिलिट्री ने अपना राज कर लिया, जिसकी वजह से जो 1 फरवरी था उसमें क्या कहता, म्यांमार की जो मिलिट्री थी उसने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लिया, ठीक है। और एक इसलिए क्या क्या वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने 1 साल की इमरजेंसी लगा दी, ठीक है। इवन की मिलिट्री ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि जो अभी जो जनरल इलेक्शन थे वो वॉइड थे, और उन्होंने वहां के ओंग सान सू को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। जो ओंग सान सू है वो क्या है, वहां के जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है उसके लीडर है, जिन्होंने इस इलेक्शन में भी जीते थे, ठीक है। इट वॉज फॉलोड बाय द सिविल प्रोटेस्ट थ्रूआउट द म्यांमार, ठीक है, जिसकी वजह से म्यांमार में सिविल प्रोटेस्ट हुआ। मेरी बात आपको समझ में आई गई होगी, वैसे नहीं भी आपको पता ही होगा क्योंकि जो म्यांमार में अभी क्या हुआ था, फिर भी आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। देखो अभी म्यांमार में क्या हुआ था, लाइक न्यूली जैसे आपके जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 2014 में अब 2019 में हुए, तो ऐसे वहां पे भी इलेक्शन हुए थे। तो वहां पे जो बंदा जीता था दैट इज द ओंग सान सू को, वहां पे वो जीती थी, लेकिन वहां की जो मिलिट्री थी उसने क्या किया, गवर्नमेंट पे कंट्रोल कर लिया और 1 साल के लिए वहां पे इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे सिविल प्रोटेस्ट होने लग गए थे, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अभी यूएसए ने वहां के जो 10 को जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उनको क्या किया, सैंक्शन लगाया, ठीक है। सिंपल बात है। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन केस, ठीक है। जो नेशनल अभी आपको पता ही होगा रिसेंटली क्या हुआ है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है किसके पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है किस पे, 3 ईयर इन्वेस्टिगेशन इन द कोलोकेशन केस। मतलब कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है इंडिया में 1-2 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ये इल्जाम लगा जा रहा है कि इसके जो कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं थ्रू द कोलोकेशन फैसिलिटी, अर्ली लॉगिन, या तो पहले लॉगिन कर रहे हैं टाइम से पहले, या को लोकेशन मतलब कि जो उनकी लोकेशन उसके बाद किसी और लोकेशन से वो लॉगिन कर रहे हैं। डार्क फाइबर, आपको पता है डार्क फाइबर क्या होता है, मतलब कि वो साइट्स जो आप गूगल या जो हमारे जो वेब इंजन होते हैं उनसे आप सर्च नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक फास्टर असेस हो रहा है डाटा का किसी एक्सचेंज पे, ठीक है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की को लोकेशन फैसिलिटी है वो अलाउ करती है जो वहां के ब्रोकर्स हैं कि वो रेंट स्पेसिफिक रैक्स और को लोकेट कर सकते हैं अपने सर्वर्स को, सिस्टम को विद इन द एक्सचेंज होने में। तो इसलिए क्या एसईबीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई किस पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। नेक्स्ट है जलाभिषेकम कैंपेन। अभी क्या है, जो 57,000 वाटर स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया गया है इस स्कीम के अंदर, जिसे अभी इनोग्रेट किया गया है। जो जलाभिषेक कैंपेन है वो कम्युनिटी ड्राइवन वाटर कंजर्वेशन कैंपेन। देखो गाइस, नाम से समझ में आ रहा है, जल मतलब वाटर कंजर्वेशन कैंपेन है। कहाँ पे चल रही है ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में चल रही है, जिसको 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमें वहां के वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर को रेनोवेट करना है, इरिगेशन टैंक को कंस्ट्रक्ट करना है, और रिवर रिवाइवल, ठीक है, जो रिवर सूख रही हैं या फिर काफी वेस्ट वाटर की वजह से क्या वो मतलब कि बेकार हो चुकी है, उनको रिवाइव करना है। नेक्स्ट है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, वीकनेस आ जाती है, ठीक है, या फिर मसल्स में वेस्टिंग आ जाती है, जो कि यूज फॉर द मूवमेंट, ठीक है। ये किस क्यों होता है, मतलब ये जो डिजीज है ये ऐसा क्यों होता है, इट इज कोज्ड बाय अ लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड, कुछ जो नर्व सेल्स होते हैं उनका जो मतलब वो लॉस हो जाती है, जिन्हें हम मोटर न्यूरॉन्स बोलती हैं, जो हमारी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। ये मोस्टली किनको इफेक्ट करती है, तो बेबीज को इफेक्ट करती है या चिल्ड्रन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो अपनी मसल्स को यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट है होप मिशन। आप सबको पता है ये किसके लिए मिशन है, मार्स मिशन है, किसका, यूएई का होप अमल है, जिसका नेम इसमें जो होप जो मिशन रखा है वो एक्चुअली एक ऑर्बिटर का नाम है जिसमें उन्होंने लॉन्च किया। इससे जो यूएई है वो पहली अरब कंट्री बन जाएगी जिसने मार्स पे स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है, भेजा, और 5th स्पेस फार्मिंग अटेम्प्ट पहुंचेगी जिसने मार्स पे भेजा है आफ्टर द यूएस, यूएसएसआर, यूरोप एंड द इंडिया, ठीक है। सेकंड आफ्टर, अगर इसका पहले अटेम्प्ट में अगर पहुंच गया तो ये सेकंड कंट्री बन जाएगी जो आफ्टर इंडिया, जो पहले ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। होप क्या करेगा, ये मार्स को ऑर्बिट करेगा 2 साल के लिए, मतलब कि पहले जो करेगा 687 डेज के लिए करेगा। इसका एम ये है कि फर्स्ट कंप्लीट पोर्ट्रेट कर सके मार्टिन एटमॉस्फेयर, मतलब कि सिंपल बात किया, जो भी मार्स का एटमॉस्फेयर है उस पर क्या करेगा, पूरा चक्कर से ऑर्बिट करेगा। नेक्स्ट न्यूज है फंड्स एलोकेटेड टू एनजीओस फॉर ट्राइबल वेलफेयर। कुछ एनजीओस को फंड एलोकेट किया ताकि हम वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनको वेलफेयर कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया, 2 स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया, किसके थ्रू, एनजीओस के थ्रू। एक तो है ग्रांट इन एड टू वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ताकि हम क्या कर सके, जो वेलफेयर स्कीम्स की जो सर्विसेज है वो उन लोगों तक पहुंचाई जा सके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेकंड स्कीम है स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल्स इन लो लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या है, जो लिटरेसी लेवल का गैप है स्पेशली बिटवीन द
फीमेल पॉपुलेशन एंड ट्राइबल वुमेन, मतलब कि एक तो जनरली जो फीमेल पॉपुलेशन है और एक ट्राइबल की जो वुमेन के बीच में जो क्या है एजुकेशन का जो गैप है उसको बिल्ड करना, पूरा करना थ्रू फैसिलिटेटिंग 100% एनरोलमेंट ऑफ ट्राइबल गर्ल इन द आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट और ठीक है। सिंपल बात है कि हमें एजुकेशन का जो गैप है गर्ल्स में उनको पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट न्यूज आज की, वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को माना जाता है। ये बर्थ एनिवर्सरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है? इट इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ यूनानी स्कॉलर थे और सोशल रिफॉर्मर थे जिनका नाम था हकीम अजमल खान। यूनानी मेडिसिन है, ये आपको पता है हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो प्रैक्टिस की जाती है मिडिल ईस्ट में, साउथ एशियन कंट्रीज में, और इसको ग्रेसियो अरेबिक मेडिसिन को ट्रेडिशनली बोलते हैं। ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरह से ना आपको कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी, दैट इज द ग्रेसियो अरेबिक मेडिसिन किससे रिलेटेड है, दे देगा योगा, सॉरी यूनानी, सिद्धा रूपा, रोगा, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज रिलेटेड टू यूनानी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे इंडिया में और ट्रेडिशनल मेडिसिन है आपको पता ही है, आयुष दैट इज द आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, यूनानी हो गया, सिद्धा सोवारी का, और ठीक है, और नेचुरोपैथी एक्सेट्रा, ठीक है, होम्योपैथी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद है तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।